मेरी बीवी डॉक्टर थी। एक आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर आता और कहता मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और बीवी को अपने साथ ले जाता। बीवी सारी सारी रात वहां रहती और अगले दिन वापस आती। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। पहल पहल तो मैं ये सोचकर सब नजरअंदाज करता रहा कि ये बीवी का फर्ज है कि वह मरीज का ख्याल करे और उसके पास ही रहे, लेकिन अब यह भी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये कुछ गलत लग रहा था कि कहीं वह आदमी अपनी बीमारियों के चक्कर में मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैंने बीवी को कहा कि तुम रात को वहां ना रुको, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वह ये कहकर मुझे खामोश करवा गई कि ये मेरा फर्ज है, और रही बात उस आदमी की तो तुम फिक्र नहीं करो। मेरी बीवी का लहजा इतना सख्त था कि मुझे ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा। यूं ही इस सिलसिले में आज का दिन भी आ गया था। सुबह सुबह जब मैं नाश्ते के बाद ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो वह आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर हमारे ही दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पहले नमस्ते किया, तो उसने मेरे नमस्ते का जवाब दिया और आधा दरवाजा खोलकर दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने भी गर्दन मोड़ ली और दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे देखा और पूछा कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। तो कहने लगा, सर इसलिए तो आज दोबारा आया हूँ, उनकी तबीयत संभल नहीं रही है। मैंने अफसोस से होठों को गोल करके हल्की सी आवाज निकाली और साथ ही बीवी को आवाज दी। अंदर से उसकी आवाज आई कि आ रही हूँ, लेकिन वह आदमी इसरार करने लगा कि मैं खुद जाकर बुलाता हूँ डॉक्टरनी साहब को। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैंने सब्र से काम लेते हुए दांत पीसकर कहा कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है, वे खुद आ रही हैं। मेरे लहजे में सख्ती महसूस करके वे खामोश हो गया था, इसलिए अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद बीवी अपना बैग हाथ में लिए बाहर निकली और मुझे अल्लाह हाफिज कहते उस आदमी के साथ चली गई। दूर तक मेरी नजरों ने उनकी मोटरसाइकिल का पीछा किया था। एक जलन जो मेरे अंदर अचानक से जाग उठी थी, जबकि मैं जानता था कि मेरी बीवी की जिंदगी में जो जगह मेरी है वह किसी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जलन हो रही थी। जब मोटरसाइकिल मेरी नजरों से गायब हो गई तो मैं अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज की और उस मोहल्ले से बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरी सारी सोचें उस आदमी पर अटकी हुई थी जो अचानक से हमारी जिंदगियों में बिन बुलाए दाखिल हो गया था। ऑफिस पहुंचकर मैंने सबसे पहले बीवी को कॉल की और उसे घर पहुंचने का पूछा, तो उसने कहा कि मैं उसी औरत के घर पर हूँ, अभी शाम को बात करती हूँ तुमसे। कॉल काट के मैंने फोन मेज पर रखा और आंख मलते गहरी सांस लेकर काम पर तवज्जो दी, क्योंकि सामने ही बॉस का ऑफिस था। शाम तक मैं बैठा ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे इसी सोच ने सताया था, लेकिन जैसे मैं काम से फ्री होकर ऑफिस से बाहर निकला तो एक बार फिर सोचा और इन्हीं सोचों ने मेरे दिमाग में घेरा बना लिया था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और स्पीड तेज करके सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू हो गया। मेरी आंखें जल रही थी। सोच सोच कर मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। तेज स्पीड से मोटरसाइकिल चलाकर मैं घर पहुंचा और बैल पर हाथ रख दिया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, मतलब वह अभी तक घर नहीं आई थी। गुस्से से मैंने दूसरी चाबी निकालकर ताला खोला और घर के अंदर आकर बैग टेबल पर रख दिया और किचन में आकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह को लगाकर सारी बोतल खत्म कर ली। पानी पीकर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो मैंने एक बार फिर से बीवी को कॉल की। पहले ही बैल पर वह फोन उठा चुकी थी। मैंने छूटते ही सवाल किया कि कब तक घर आओगी, तो वह बोली कि सुबह आऊंगी, मरीज की हालत खराब है। इससे पहले मुझसे कुछ कहता वह फोन रख चुकी थी। मैंने फोन वही मेज पर रखा और खुद वही पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अगर मुझे उस लड़के के घर का पता होता मैं अब तक उसे वहां से लेकर आ चुका होता, लेकिन ऐसा करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बीवी डॉक्टर थी। ऐसे उसे किसी भी मरीज के घर से लेकर आना तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा बेमकसद मेज को घूरता रहा था। फिर जब भूख का एहसास हुआ तो मैं उठा और खाना गर्म करके प्लेट में डाल कर ले आया। खाने के बाद मैंने सोचा कि अब बीवी तो घर पर है, नहीं तो टीवी देख लूं, लेकिन पहले न्यूज़ सुनकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। शहर में रोज रोज होते अजीब वाक्य ने पूरे शहर को अजीब से खौफ की लपेट में ले लिया था। परेशानी से मैंने एक बार फिर अपनी बीवी को कॉल की तो अब की बार उसका नंबर बंद जा रहा था। उसी तरह मैंने कई बार उसे कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने फोन को मेज पर रखा और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। पता नहीं वह आदमी अचानक से कहां से आया था। ना ही उसका कोई पता था और ना ही उसको पहले कभी देखा था।
कहीं वह मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर कहीं वह उसे मुझसे छीन ही ना ले। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब सोचेंगे कि मुझसे एक औरत भी नहीं संभाली जाती। नहीं नहीं, मैं उसे कल ही मना करूंगा उस आदमी के साथ जाने के लिए। मैं पूरी रात उस कुर्सी पर बैठा रहा और वहीं सो गया। पूरी रात गुजारने के बाद सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दुखती टांगों के साथ उठा और दरवाजा खोला। सामने ही बीवी खड़ी थी, लेकिन उसकी तवज्जो गली से जाते शख्स पर थी। मैंने खामोश निगाह उस पर डाली और अंदर आ गया। वह भी दरवाजा बंद करती अंदर आ गई और बैग मेज पर रखकर कुर्सी पर ही बैठ गई। तुम अब उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाओगी, मैंने खड़े खड़े उसकी बंद आंखों को देखकर कहा। तो उसने बंद आंखों से ही जवाब दिया कि हमारी उसे जरूरत है, पहले ही बात हो चुकी है, उसकी माँ बीमार है। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं जाओगी। अब वह अपनी माँ को अस्पताल लेकर आ जाया करे। उसके सामने बैठते हुए मैं बोला तो वह अब की बार आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ चुकी थी। लाल सूजी हुई आंखें और जूड़े से निकलते बाल उस वक्त मुझे जहर लग रहे थे। तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं ये काम करना छोड़ दूं और घर में नाकारा होकर बैठ जाऊं? मेरी डिग्री किस काम की रहेगी? यदि आप चाहते हो आप, मैंने कब कहा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो? तुम करो ये काम, लेकिन उस आदमी के घर पर मत जाया करो। मुझे तुम्हारा उसके घर जाना या रुकना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी बीवी कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर वह सख्ती से बोली तो मैंने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं उस आदमी पर शक कर रहा हूँ और ये मेरा हुक्म है कि तुम अब उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। अपनी बात कहता मैं उठा और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वह मेरी बात पर जोर से चीखी थी कि तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, समझे, और ना ही कहीं आने जाने से रोक सकते हो। मैं आजाद हूँ, समझे तुम? वह इतना चीख कर बोली थी कि मुझे उसके लहजे से बगावत की बू आ रही थी। मैंने हैरत से गर्दन मोड़ी और उसे देखा और सर हिलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। तैयार होकर मैं बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकला। मुझे लगा था कि वह मुझे रोकेगी और नाश्ते का पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह बदल गई थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। मैंने गुस्से से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दफ्तर आ गया, लेकिन गुस्सा और भूख की वजह से मैं काम पर तवज्जो नहीं दे रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं बाहर निकला और ऑफिस से दूर एक ढाबे पर नाश्ता करने आ गया। नाश्ते के बाद मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने वाले झगड़े पर गौर करने लगा। क्या बीवी का उस आदमी को जाते देखना, उसका उस आदमी के घर जाने के लिए मुझसे झगड़ना, मैं सब बातें सोच रहा था। और बगावत की भू आना, ये सब एक ही दिन में नहीं हुआ था। फिर ये काम कुछ हफ्तों में तो नहीं हो सकता था। लाजमी वो उस आदमी से शादी से पहले भी मिलती रही होगी, जभी तो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही थी। वरना शुरू में तो तकलीफ और जोश के खौफ भी पर फैलाकर सर पर चक्कर काटते रहते हैं। एक सोच खत्म हो गई तो दूसरी आ गई थी, जिसे मैं मासूम समझ रहा था। वह भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी। दोनों ही मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वह आदमी अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। ऊपर वाला जाने दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है कि जो वह इतना उछल रही है उसके घर जाने के लिए। उन दोनों के एक साथ तस्वर करके ही मेरे बदन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा दिल जल रहा था। दिल में इतनी बड़ी नफरत पैदा हो चुकी थी कि बीवी के दिमाग में आते ही मुंह से अजीब से लफ्ज निकल आते। शाम तक मैं सड़कों पर बेमकसद मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। फिर थक कर मैं घर आ गया। घर के सामने मोटरसाइकिल रोक कर मैंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर कमरे से किसी की सरगोशी की आवाज आ रही थी। मैं बगैर आवाज के कमरे के बाहर खड़ा हो गया और बीवी को देखा। वह कमरे में अकेली थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुनो, तुम दवाई वक्त पर देते हो ना? देखो, मुझे लगता है कि मेरा घर से निकलकर तुमसे मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर आऊं। लेकिन तुम ख्याल रखना, ठीक है? अगर हालत ज्यादा खराब हुए तो हमें अपना आखिरी कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं। ये वह अल्फाज थे जो बीवी फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे के पास से हटके किचन में आया और जानबूझकर बर्तनों की आवाज की। जोर से एक गिलास उठाकर मैंने सलेब पर पटक दिया और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जोर से सलेब पर रखी। बर्तनों की आवाज सुनकर वह कमरे से ही खड़ी खड़ी बोली कि कौन है? उसकी आवाज में खौफ झलक रहा था। मैंने कोई भी जवाब दिए बगैर बोतल का ढक्कन खोला और गिलास में पानी डाला। अब की बार मुझे कदमों की आवाजें किचन की तरफ आती महसूस हुई थी। जैसे ही वह किचन में आई तो मैंने गिलास से नजर उठाकर उसे देखा। उसका रंग उड़ा हुआ था, जबकि उसने हाथ में गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। मैं चौंक गया था। वह अभी तक खड़ी खड़ी निगाहों से मुझे ही देख रही थी। मैंने गिलास खाली करके सलेब पर रखा तो उसने होश की दुनिया में कदम रखा और गुस्से में बोली कि तुम बैल नहीं दे सकते थे। मैं कितना डर गई थी। मैंने उसे खामोश नजरों से देखा और चलता चलता बाहर आया
और गुलदस्ता उसके हाथ से लेकर बोला कि तुम ऐसा क्या कर रही थी कि तुम इतना डर गई थी, और इस गुलदस्ते से कत्ल करने का भी इरादा था क्या? कत्ल के लफ्ज पर तो जैसे वह मरने वाली हो गई थी, उसका रंग उड़ गया था। उड़ते रंग के साथ बोली कि मैं क्यों करूंगी किसी का कत्ल, तुम इल्जाम मत लगाओ मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया, और ये गुलदस्ता मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पकड़ा हुआ था। मैं डर गई थी। मैं उसकी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर अपने कंधे उचकाया और गुलदस्ता ले जाकर उसकी जगह पर रख दिया। मैं कपड़े बदलने आ गया था। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वह खुद क्या करती फिर रही है। बस अब मुझे किसी चीज से फर्क था तो ये कि वह मुझे धोखा देने की किस हद तक जा सकती है। कमरे की छत को घूरते हुए मैंने बीवी की फोन पर सुनने वाली बातों पर गौर करना चाहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। वह किसी से बात कर रही थी और उसका आखिरी कदम क्या था? कहीं वह भागने का इरादा तो नहीं कर रही थी? मैं क्या करूंगा अगर वह घर से भाग गई तो? मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे जल्दी आज कुछ करना होगा। लेकिन एक मिनट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस आदमी के साथ भागने की बजाय किसी और के साथ भागने का सोच रही हो और जाहिर यूं कर रही हो कि मैं उस आदमी के साथ भागी हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ ही ना सकूं। कहीं ये मेरी नजरों में धूल तो नहीं झोंक रही है? मैं उसे गौर से देखते सोच रहा था और फिर करवट लेकर लेट गया था। अगली सुबह भी वह आदमी घर के सामने आ गया था और बीवी मेरे सामने ही उसके साथ गई थी, लेकिन मैं कुछ भी ना कह सका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला हमारा झगड़ा देखे और तमाशा देखे। इसलिए मैं सब्र का कड़वा घूंट पीकर ऑफिस आ गया। दिन में ऑफिस में काम करने के बाद जब मैं घर आया तो पूरा घर खाली था, मतलब आज भी वह घर नहीं आएगी। मैंने टॉवल से मुंह साफ करके बैग मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में अब सुकून के दिन भी आ गए थे। इतना सुकून था शादी के शुरू के दिनों में, लेकिन अब तो जैसे हर चीज ही पलट गई थी। कभी कभार तो मुझे लगता था कि वह बस शादी के शुरू के दिनों में अच्छा बनने का ड्रामा ही करती थी, और अब जब ड्रामा करके थक चुकी तो अपना असल चेहरा मुझ पर दिखा दिया था। काश कि मैंने ऐसी औरत से शादी ही न की होती। मैंने नहीं में सिर हिलाते हुए मेज पर सर रख दिया क्योंकि सर दर्द से फट रहा था। आज की रात भी कुर्सी पर बैठकर ही गुजर गई थी। सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वे खड़ी उस आदमी को हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर चेहरा सीधा किया, मुझे देखा और अंदर आ गई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने मोहल्ले से गुजरते आदमी पर एक नजर डाली तो सब अजीब नजरों से मुझे ही देख रहे थे। मैंने गुस्से से दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर जोर से उसकी बाजू पकड़कर बोला कि तुम अभी मेरी बीवी की हैसियत से रहती हो इस घर में, समझी? अपनी ये घटिया हरकतें मोहल्ले से बाहर करो। यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात को उसने अनसुनी कर दिया और अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैंने खून की आंखों से उसे देखा और जोर से बिस्तर पर धक्का देकर कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ गया। सिगरेट पीकर सिगरेट फूंकना शुरू कर दिया। इतनी गर्मी में मैं छत पर बैठा था। एकदम से बीवी का रवैया मेरे दिमाग में आ चुका था। उसका बिखरा हुआ हुलिया मेरे सामने आया तो मेरा दिल किया कि मैं हर चीज तहस नहस कर दूं और खुद कहीं चला जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। मैं लोगों के सवाल की नजरों से बच जाऊंगा। रात तक मैं छत पर बैठा रहा, फिर नीचे आया और कपड़े बदल करके घर से बाहर निकल गया और बाहर से ही खाना खाकर रात तक घर वापस आया। जब घर वापस आया तो वह दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी। एक लम्हे को मेरा जी चाहा था कि मैं उसे गला दबा दूं, लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता था, ना ही मैं उसके खून से अपने हाथ रंगना चाहता था। दिल के एक कोने में मेरी मोहब्बत बेइंतहा थी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की और काम करने की आज़ादी भी दी थी, वहीं आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। यह सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा था। मैं सीना मसलते कमरे से बाहर निकला और बाहर आकर बैठ गया। घर की दीवारें मुझ पर अब तंग होने लगी थी। मैंने बालों को मुट्ठी में दबोच कर खींचा और चीखना शुरू कर दिया। आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे थे। यूं ही ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा था। इस दौरान मेरे और मेरे बीवी के ताल्लुकात खतरनाक हद तक पहुंच गए थे। अब तो ये आलम था कि एक ही घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। वह अपनी मर्जी से आती और अपनी मर्जी से जाती थी। मुझसे इजाजत लेना तो वह भूल ही चुकी थी। बगावत ने उसे निडर बना दिया था। एक रोज किसी ने बातों बातों में मुझे बताया कि जो आदमी मेरे घर आता है उसकी माँ को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। उस आदमी की बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ चुका था। मैं उस आदमी से जरूरी काम कहकर दुकान से बाहर निकला और घर आ गया। आज भी बीवी उस आदमी के घर थी। सच जान के मेरा दिमाग खराब हो चुका था। आखिर उस आदमी ने झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है? आखिर उस आदमी के झूठ बोलने का मकसद क्या था? कहीं ये दोनों किसी गलत काम में तो नहीं है, या फिर ये वाकई में कहीं भागने तो नहीं वाली है? बीवी के भागने का सोचकर ही मेरे चेहरे से पसीने छूटने लगे थे। मैंने मुंह पर आया पसीना साफ किया और मोबाइल जेब से निकाल कर बीवी को कॉल की। उसका नंबर बंद था। गुस्से से मैंने फोन रख दिया और घर से बाहर निकलकर
गली में आकर बैठ गया। रात भर मैं गली में बैठा रहा था और फिर सुबह उठकर मैं घर के अंदर आकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी तो बीवी भी घर आ गई और कमरे में दाखिल हुई। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखा। वह अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम गई और फिर 5 मिनट बाद वापस आकर बाल बनाने लग गई। मैंने उसे देखा और पूछा कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि उस आदमी की माँ की तबीयत खराब है, बस उसी सिलसिले में वापस जा रही हूँ। ठीक है। बीवी की बातों ने मुझे शक में डाल दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे यही लगा था कि वह शायद भागने की तैयारी कर रही है। एकदम से मुझे मेरे इधर उधर खतरे की घंटी बजनी सुनाई दे रही थी। जब वह घर से बाहर निकलकर थोड़ा दूर चली गई तो मैं भी उसके पीछे ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल आया। दोनों मोटरसाइकिल आगे पीछे ही एक ही साइड से चल रही थी। थोड़ी देर के बाद जब आगे वाली मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर रखी कि और उस ऊंचे से मकान को देखा और फिर बीवी को देखा। वह दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे मकान में दाखिल हुआ और उसी कमरे में आ गया जहाँ वह दोनों गए थे। सामने ही बिस्तर पर एक वजूद बेसुध पड़ा हुआ था और मेरी बीवी उसे इंजेक्शन लगा रही थी। फिर वो दोनों खड़े हुए और कमरे के दूसरे कोने में खड़े होकर बातें करने लगे। दीदी, तुमने उसे इंजेक्शन लगा दिया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि अब ये मर जाएगी? इसे मैं कब से झेल रहा हूँ। उस आदमी के अल्फाज सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरी बीवी को दीदी क्यों कह रहा था? हाँ हाँ, मर जाएगी। वैसे भी जो जहर उसे दिया है उसने अपना असर शुरू कर दिया है। अब ये 3 दिन में मर जाएगी और फिर उसकी सारी जायदाद तुम्हारे और मेरे हिस्से में आ जाएगी। हाँ दीदी, तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। इससे पहले ये बात मेरे हाथ से निकल जाती मैंने फौरन पुलिस को कॉल की। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो मेरी बीवी और आदमी का रंग उड़ गया था। मैं आगे बढ़ा और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और उसका गिरबान पकड़ लिया। जल्दी से सच बताओ कि तुम ये दोनों क्या कर रहे हो, वरना मैं तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा कर दूंगा। एक थप्पड़ से ही वह आदमी तोते की तरह सब सच बोलना शुरू हो गया। ये मेरी बहन है। मुझे कुछ साल पहले घर वालों ने मेरी लालची तबीयत की वजह से घर से निकाल दिया और शादी पर भी किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि मैं उनके लिए इतना अहम था ही नहीं। घर से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया। क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता था इसलिए खाने के लाले पड़ गए। तब मैंने उससे शादी की। एक रोज मैं आपको और दीदी को बाजार में देखा था। फिर मैं एक दिन दीदी के अस्पताल गया और दीदी से मदद का कहा। दीदी को शुरू से ही मुझे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए फौरन मान गई और मदद करना शुरू कर दी। इसलिए मैं दीदी को रोज ले जाता था। बीवी और उसके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस लड़की को मेरी बीवी ने जहर दिया था उसे हमने बचा तो लिया था, लेकिन जहर ने उस लड़की के गुर्दों पर असर किया था, जिसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अब बीवी और उसका भाई जेल में अपने किए की सजा काट रहे थे। एक वह लड़की जिसने मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा पाई और अपने वजूद के एक अहम हिस्से को खो दिया था, और एक मैं जिसने अपनी ही बीवी से धोखा खाया था। लेकिन वक्त का काम है गुजर जाना। कभी कभार ये वक्त भी जख्मों के साथ ही गुजर गया था। नॉर्मल होने के बाद मैंने भी 1 साल बाद शादी कर ली थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी बहुत ज्यादा फर्मेबरदार और नेक है। खास तौर पर बच्चों की तरबियत पर बहुत तवज्जो देती है, इसलिए बच्चों को लेकर मैं भी बहुत बेफिक्र रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इस वाक्य से जरूर सीखा है कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। क्या मैंने पुलिस को बुलाकर ठीक किया था, या मुझे बीवी और उसके भाई को उनकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए था? बीवी के घर वालों ने जिस तरह से अपने बेटे को घर से बाहर निकाला था, क्या वह ठीक था, या उनको प्यार से समझाना चाहिए था? क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि इंसान अच्छे और बुरे की तमीज भूल जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।